नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यदुवंशी क्लासेस पर मैं अविरल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसमें हमने सभी कमीशनों को डिस्कस किया है, मात्र नीति आयोग और आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों 20 से 25 मिनट का हो सकता है, परंतु आपका जो कमीशन वाला लेक्चर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा दोस्तों। सभी कमीशन डिस्कस किए गए हैं आपको एकदम डीप मैनर में। मतलब ये है कि आपको बहुत सारे सब कुछ इसमें लिख नहीं सकते दोस्तों। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको एज ए स्टोरी आपको बता देंगे, सुन लेके आप तो उस पर काम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लो दोस्तों, जो नए बच्चे हों इसको पहले CS, और अगर नए हों भैया तो इसको सब्सक्राइब कर दो एक बार चैनल को और लाइक कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कमीशंस को जान लीजिए। कमीशन की बॉडी कितनी प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस प्रकार की बॉडी है दोस्तों, अगर वो संविधान में उसके बारे में प्रोविजन है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे अनुच्छेद 324 में है, उसके 324 के तहत जो बॉडी बनेगी तो वो कैसी बॉडी कहलाएगी दोस्तों, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसी प्रकार आप देखेंगे आपका स्टेचुटरी होता है, तो आपने कमीशन कितने हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेचुटरी, देन गैर सांविधिक। मतलब ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टेचुटरी बॉडी है, तो वो उसको क्या कहा, गैर सांविधिक बॉडी। अर्थात जैसे नीति आयोग है दोस्तों, नीति आयोग कैसी बॉडी है, आपकी सांविधिक नहीं है ना संवैधानिक है, वो किसके, आपका जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल की प्रस्ताव के तहत वो बॉडी बनी है। तो इस प्रकार की बॉडी को क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुटरी बॉडी। करेक्ट, आपको इतना समझ आ गया दोस्तों मतलब इनके बारे में। अब देखो इन्हीं को कैटेगराइज मान रखा पहले दोस्तों हमने, क्या है, संवैधानिक आयोग आपकी जो राष्ट्रीय लेवल पे है, आपके प्रादेशिक लेवल पे है, जो मान लो स्टेट लेवल पे है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी इसमें कॉमन चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। उसी प्रकार हम अगर स्टेचुटरी बॉडी की बात करें तो ऐसी बॉडी जो आपके एक्ट के तहत बनी है, जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट लाया, पार्लियामेंट की एक्ट के माध्यम से कोई बॉडी बनी है, तो वो उसको कौन सी बॉडी कहलाएगी दोस्तों, स्टेचुटरी बॉडी। तो वो आपका अगर नेशनल लेवल पे है तो पार्लियामेंट कमीशन एक्ट लाएगी। अगर प्रादेशिक लेवल पे है दोस्तों तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपका एक्ट लाएगी। उस एक्ट के तहत जो बॉडी बनेगी वो बॉडी क्या कहलाएगी, आपकी प्रादेशिक स्तर पर स्टेचुटरी बॉडी। करेक्ट। अब चलिए आपको लिए चलते हैं दोस्तों, हम पहले डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल की। आपके जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो आपको इसी क्राइटेरिया में आ जाएंगे दोस्तों। अब हम बात पहले पढ़ेंगे आपका इलेक्शन कमीशन। अब पहले इसका जो इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों हमने एक ब्रेफ वो बना रखा है कि हाँ इससे क्वेश्चन कहीं से भी आपको बन जाना चाहिए, तो थोड़ा सा हमने इसको PDF फॉर्म में वो ले लिया है, ठीक है। तो पहले तो भैया इसका एक जनरल सांसद गठन कब हुआ, 324 के तहत किस अनुच्छेद के तहत इलेक्शन कमीशन का गठन होता है दोस्तों, 324 आंसर करेंगे। स्थापना कब, 25 जनवरी 1950 को। संरचना, अब इसका यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप हाँ, तो इसमें हमने लिया है, इसका स्वरूप बता दोगे दोस्तों कैसा है, संवैधानिक को अखिल भारतीय। देखो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ना दे, अब क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों, पूछ कह दे वो जो इलेक्शन कमीशन किस प्रकार की बॉडी है, अखिल भारतीय। क्यों अखिल भारतीय, कैसे है भैया, ये सेंटर के लिए और स्टेट दोनों के लिए काम करती है, इस वजह से इलेक्शन कमीशन इज ए ऑल इंडिया बॉडी। करेक्ट। उसके बाद इसका गठन 324 के तहत कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी संरचना में क्या बताओगे, 3 सदस्यीय बॉडी है वर्तमान में, ठीक है। अब पहले देखो भैया, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एक सदस्य कब से कब तक रही, हमारा 1950 में गठन हुआ दोस्तों इसका, 1950 से 1989 तक सिंगल बॉडी रही। उसके बाद 2 नवंबर क्यों जरूरत पड़ी, आप देखिए बहुत सारी कमेटीज़ बनी, उस कमेटीज़ ने भैया कहा भैया क्या करो, वोटर ID बनाओ, वोटर ID में फ़ोटो वाला पहचान पत्र बनाओ। तो इन सभी काम के लिए बर्डन बढ़ गया था दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भैया हम एक अकेला आदमी कहाँ से करेगा, तो 2 मेंबर क्यों लाए, इसी वजह से क्या कारण था कि 1-2 मेंबर को लाने पड़े, तो 2 मेंबर और जोड़ दिए इसमें, पुनः 2 मेंबर ला दिए। 16 अक्टूबर 1989 से 1990 तक 2 मेंबर बॉडी रही, ठीक है। फिर क्या हुआ है, पुनः क्या किया इसने, 1 मेंबर 2 मेंबर बॉडी आ गई दोस्तों। पहले क्या थी, सिंगल बॉडी रही है आपकी 1950 से 1989 तक। करेक्ट, इतना आपको समझ आया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ है, 1990 में क्या हुआ है, इसको दोबारा से हटा दिया, 2 से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ आपका अक्टूबर 1993 से अब अक्टूबर 1993 से प्रेजेंट तक 2 मेंबर बॉडी है।
इतना समझ रखो। पहले सिंगल मोडी कब था? 1950 से 1989। फिर आपका 1989, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 तक 2 मेंबर बॉडी रही। फिर 2 में से एक घटा दिया 1990 में, ठीक है, एक मेंबर हटा दिया इसमें से, 2 में से, ठीक है, 2 मेंबर हटा दिए, सिंगल मेंबर बटी। लेकिन पुनः 1993 में 2 मेंबर कर दिया, जो वर्तमान तक अभी चल रहा है। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसमें एक कॉमन सी रखो, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेसिडेंट करेगा, और राज्य स्तर पर वहीं राज्यपाल करेगा। इसका कार्यकाल 6 और 65। पदच्युत कैसे होगा? मतलब इसका रिमूवल प्रोसेस क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके समान इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा दोस्तों। इसकी जो सर्विस कंडीशन है कौन डिसाइड करेगा? 325 के 5 में, अनुच्छेद 325 के 5 में मेंशन है, आपका कौन हटाएगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे इसकी सर्विस कंडीशन को, वो भी संसद द्वारा बनाई गई विधि। कौन बनाएगा इसके लिए? संसद। निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। करेक्ट। तो भारत, अब इसमें देख लो भैया इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोविजन है। भाग कौन सा पूछ ले? हमारा जो इलेक्शन कमीशन है संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 15 आंसर करेंगे। अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329 तक है। करेक्ट है दोस्तों। अब इसमें हैं और क्या क्या देखोगे आप, इसमें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख करके जाना दोस्तों। पहले 21 वर्ष थी, 21 से 18 कब कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में। और इसके अनुच्छेद मेंशन कर लेना दोस्तों। जो 324 का अधिकतर निर्देशन किसका? इलेक्शन का है, ठीक है। 325 याद रखना, 325 और 326 याद रखना, जो आपको राइट टू वोट है। राइट टू वोट कैसा है? लीगल राइट है, ठीक है। आपका जो हो गया पार्लियामेंट के लिए पावर, ठीक है। दूसरा हो गया स्टेट, जो पार्लियामेंट है वो पावर बना सकती है, जो हो गया स्टेट लेजिस्लेचर के लिए पावर बनाना है। उदो हो गया निर्वाचन के मामलों में हस्तक्षेप 329। करेक्ट। इतना आपको, लेकिन अनुच्छेद में 325 326 याद रखो बस। अब देखो इसमें देख लो, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ठीक है दोस्तों। प्रथम महिला कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ये प्रश्न 200 आ चुका है, वी.एस. रमा देवी। पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला कौन थी दोस्तों? तो आंसर करोगे वी.एस. रमा देवी। मुस्लिम कौन थे पहले? डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, आपके एस.वाई. कुरैशी साहब थे। अब वर्तमान में कौन है? 24वें सुशील चंद्रा जी थे, लेकिन हाल ही में 25वें कौन बनाया गया अभी मई में? राजीव कुमार। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव कुमार जी को आप रट लेना दोस्तों। पहले कौन थे? सुशील चंद्रा का स्थान कौन लगे? राजीव कुमार। तो हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों ए टू जेड डिस्कस कर लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको लिए चलते हैं अपना दूसरा है आपका यूपीएससी। अब दोस्तों यूपीएससी में आपको क्या क्या जानोगे कि जो इसका गठन कब हुआ, इसमें अनुच्छेद क्या जानोगे। तो हमारा जो इसमें दोस्तों सुन लीजिए आप, इसमें हो गया हमारा जो संविधान में कहाँ प्रोविजन है, किस भाग में है? तो संविधान के भाग 14 में आपका अध्याय 2 में इसका प्रोविजन है। 315 से लेकर 330 तक इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। अब दोस्तों ये बताइए आपका जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो भाग 14 की 312 में आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए आपका यूपीएससी का। यूपीएससी का जो अगर आप देखें भारत में क्या है, मैकाले इसका मेन कार्यकाली, उसने कहा रिकमेंडेशन की थी भैया का जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है उसको कंपटीशन के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। और एक आप इसमें क्या रखेंगे, एक आयोग दिमाग में रखेंगे दोस्तों, जिसने क्या किया था कि भैया जो आपकी सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है पहले इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। तो वो अब उसने क्या कहा कि इंग्लैंड और भारत दोनों में साथ साथ होना चाहिए। तो वो कौन सा? इलिंगस्टन आयोग, इस लिंगटन आपका कमीशन था। इसने किस कमीशन ने सिफारिश की थी कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो इंडिया में भी कंडक्ट हो और ब्रिटेन में भी कंडक्ट हो एक साथ। तो इलिंगस्टन आप कमीशन याद रखना दोस्तों। लेकिन अब ये देखो ये कब हुआ भारत में और आपका इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा? 1922 में, ठीक है दोस्तों, इतना दिमाग में रखना आप। अब चलिए आपको थोड़ा सा ये बता दें कि आपका जो कमीशन है ये सबसे पहले कब बना इंडिया में। तो आपका 1919 का अधिनियम आया था। 1919 के अधिनियम में यूपीएससी के बारे में चर्चा की थी। फिर ली कमीशन बना। ली कमीशन ने सिफारिश की थी कि भैया एक आपका सेंट्रल आपका केंद्र के लिए एक यूपीएससी जैसी संस्था होना चाहिए। तो 1926 में इसने रिकमेंडेशन दी थी। करेक्ट दोस्तों। इस रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे भारत में 1926 में आपका ये
आपका यूपीएससी बना है, ठीक है, इतना दिमाग में रखोगे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पूछ लेगा, पहले अध्यक्ष कौन थे, सर रॉस बारकर, करेक्ट, सर रॉस बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी के। अब इसकी संरचना क्या होती है, एक मेंबर, इसमें जो इसके सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होगा और 10 मेंबर होंगे दोस्तों। आपकी यूपीएससी की जो संरचना होगी, एक मेंबर, इसका अब वर्तमान में क्या सिचुएशन है दोस्तों, यूपीएससी में 315 है, अनुच्छेद 315 के तहत गठन होता है आपका यूपीएससी का, पहले क्या था 1926 में था, ठीक है। एक मेंबर होगा, एक चेयरमैन होगा प्लस 10 मेंबर, लेकिन आधे से अधिक ऐसे सदस्य होना चाहिए जो आपके 10 राज्य केंद्र में आपका मोर देन 10 ईयर्स की सर्विस दे चुके हों दोस्तों, ठीक है, इतना दिमाग में रखो। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल 6 और 65, सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे और रिपोर्ट भी राष्ट्रपति। तो आपको इसमें ज़्यादा, इसमें जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो रिपोर्ट किसे देता है, संसद को, और आपका यूपीएससी रिपोर्ट किसे देगा, आपका राष्ट्रपति को दोस्तों। अब है आपका कैग। कैग नहीं दोस्तों, इसमें और जान लीजिए पहला थोड़ा सा, पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए दोस्तों यूपीएससी में, वो पहली महिला कौन सी हैं जो यूपीएससी की चेयरमैन बनी। तो आप क्या आंसर करेंगे, रोज मिलियन मैथ्यू, याद रखना दोस्तों, रोज मिलियन मैथ्यू पहली महिला है जो यूपीएससी की चेयरमैन बनी थी। वर्तमान में कौन है, मनोज सोनी जी हैं। आज़ादी के समय यूपीएससी की चेयरमैन कौन थे, तो एच.के. कृपलानी, एच.के. कृपलानी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड आज़ादी के समय यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे, तो एच.के. कृपलानी। पहली महिला कौन थी, तो रोज मिलियन मैथ्यू। वो वर्तमान में कौन है, मनोज सोनी जी हैं यूपीएससी के चेयरमैन। अब है आपका कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका हिस्ट्री थोड़ा सा देखो भैया, ये कब हुआ, भारत में 1858 में आया। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इसका प्रोविजन लाया था अपनी क्या है अकाउंट और जो आपकी ऑडिटिंग के लिए। आपका 1884 में इसका नाम क्या हो गया, कैग, CAG कैग, और 1950 में इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज ए इस्टेब्लिश हो गई। तो अनुच्छेद कौन सा है, 148, ठीक है, अनुच्छेद हो गया 148। पार्ट कौन सा है दोस्तों, पार्ट होगा जो कैग है, संविधान के किस भाग में मेंशन है पूछ सकता है, तो पार्ट कौन सा होगा, 5 दोस्तों, पार्ट होगा आपका 5। अनुच्छेद होगा 148 से लेके 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के बारे में देख लो दोस्तों, कब आपका महालेखाकार का गठन कब हुआ दोस्तों, 985 में, 1985 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका मुख्यालय, प्रधान मुख्यालय ग्वालियर आंसर करोगे, और उप प्रधान मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आपका भोपाल आंसर करोगे। तो ठीक है, 1985 में भैया आपका मध्य प्रदेश बना, 148 151 में आपका आर्टिकल बता दिया। अब बच क्या रहा आपका कैग के बाद, आपका कैग में इतना हो गया। एक ऐसी है एकल सदस्यीय संस्था है, नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 और 65 रहेगा, सेम ही है। सेवा शर्तें कौन तय करेगा, राष्ट्रपति साहब करेंगे। आपका रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो बस इतना इसमें जानो आप, ठीक है दोस्तों। कैग के बारे में आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन जाननी है। अब है आपका MP इलेक्शन कमीशन। ये है आपका जो आपका मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसका गठन। ये कई बार प्रश्न आया है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो आंसर करोगे 243 के, 243 के दोस्तों, अनुच्छेद 243 के तहत इसका गठन हुआ। कब, 1 फरवरी 1994। ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, 1 फरवरी 1994 को। इसकी संरचना में क्या है, आपका संरचना क्या है, ये एकल सदस्यीय सिंगल मेंबर बॉडी है, SMB सिंगल मेंबर बॉडी। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। 665 सेवा शर्तें राज्यपाल। रिपोर्ट किसको देगा भैया, इलेक्शन कमीशन विधानसभा। सेंटर पर कौन किसको देता था, संसद को, ठीक है। जैसे आपका MPPSC होगा वो रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। सब कुछ राज्यपाल करेगा, वहाँ राष्ट्रपति करता था बस। तो आपको दिमाग में ज़्यादा थोड़ी जोर देना है इसमें। अब म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अब प्रश्न जैसे 243 के पूछ चुका है, अब 243 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर दे रखी है कि म्यूनसिपैलिटीज़ का आपका निर्वाचन कराएगा कौन, मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग। तो 243 की पावर मिली हुई है किसको, आपका मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग को, जो गठन हुआ था 243 के तहत। कहाँ चुनाव इलेक्शन कराने का, म्यूनसिपैलिटीज़ में।
आप देख लीजिए दोस्तों, आपका एमपीपीएससी का जो दोस्तों 315 है अनुच्छेद, इसका देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1958 में, उसके तहत की धारा 118(3) के तहत देखो, अगर प्रश्न में आ जाए दोस्तों 27 अक्टूबर 1956 तो आपको ये टिक करोगे, और 1 नवंबर 1956 है तो उसको टिक करोगे आप, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में था कब गठन हुआ, किस धारा के तहत, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की धारा 100, आपके लास्ट ईयर के पेपर में यही पूछा था उसने का जो एमपीपीएससी का गठन किसके हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 118 की धारा 3 के तहत हुआ था पहले। अब तो 1 नवंबर 1956 को और 27 अक्टूबर 1956 ये डेट आ जाए तो दोस्तों 27 अक्टूबर 1956 आप टिक करेंगे। एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य कितने होंगे वो उसके ऊपर राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आधे से अधिक ऐसे सदस्य होना चाहिए जो आपके स्टेट या सेंटर में 10 ईयर्स की जो कार्यकाल है वो पूरा कर चुके हों। आपकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल, किसको, एमपीपीएससी के मेंबर्स को और अध्यक्ष को। वहीं कार्यकाल इसका 6 और 62, वहाँ 65 था दोस्तों, यहाँ 6 62 है। सेवा शर्तें कौन, राज्यपाल, रिपोर्ट राज्यपाल। अब देखो आपका एससी एसटी ओबीसी, ये तीनों ही आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए दोस्तों। जो आपका एसटी एसटी ओबीसी है, एसटी कमीशन, सबसे पहले जानो एससी कमीशन के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए इसका, पहले क्या इसका वो रहा है। आपका पार्ट था दोस्तों 16, पार्ट था 16, उसमें अनुच्छेद था 338 338। इसमें क्या लिखा था, जो आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अथॉरिटी मिली हुई थी दोस्तों का वो एक एससी एसटी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, जो उनके बारे में क्या करेगा भैया, जांच पड़ताल करेगा, सामाजिक आर्थिक सभी चीज़ों को बताएगा प्रेसिडेंट को वो अधिकारी। फिर क्या हुआ 1978 में केंद्र सरकार ने क्या किया दोस्तों, 1978 में जो आपका विशेष अधिकारी था, एक अधिकारी था, यहाँ इसको मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया 1978 में, ठीक है। अब मल्टी मेंबर केंद्र सरकार ने निकाय बना दिया दोस्तों। अब 1987 में 1987 में क्या हुआ है, आपका एससी एसटी कमीशन बना दिया, जो बॉडी थी उसको एज ए कमीशन बना दिया, ठीक है दोस्तों, कमीशन का रूप दे दिया 1987 में। अब क्या हुआ 1987 के बाद दोस्तों, आपका इतना हिस्ट्री समझ में आया। 1987 के बाद आपका 65वां संविधान संशोधन आया, 65वां संविधान संशोधन आया 1990। इसके माध्यम से एससी एसटी को जो आपकी बॉडी थी उसको क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। कब, 1987 में देखो एससी एसटी के लिए कमीशन बना, उस कमीशन को 65वां संविधान संशोधन आया 1990 में, इसके माध्यम से क्या है एससी एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिलेगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर क्या हुआ आपका 1989 में आपका 65वां संविधान संशोधन समझ आया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया किसको, एससी एसटी को। उसके बाद आया आपका 89वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, ये आया 2003 में, 2003 में आया। अब इसमें वो किसके लिए था, एससी एसटी दोनों कंबाइंड था। अब इसमें क्या हुआ भैया, डिवीजन कर दिया, एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग। एससी के लिए उन्होंने कर दिया 338 और एसटी के लिए 338A, ठीक है दोस्तों। अब इतना आपको हिस्ट्री समझ आ गया का क्या क्या इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले कहा हमने बताया 338 में प्रेसिडेंट क्या प्रोविजन था, विशेष अधिकारी नियुक्त करता था। उसके बाद केंद्र सरकार ने बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। 1987 में एससी एसटी के लिए कमीशन गठित हुआ। अब फिर 65वां संविधान संशोधन आया 1990 में, जिसमें क्या हुआ, जाओ एससी एसटी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया 65वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। फिर 89वां संविधान संशोधन कब आया, 2003 में आया, जिसमें एससी एसटी के लिए अलग अलग सेपरेट बना दिया गया। एससी के लिए कौन सा, अनुच्छेद 338, एसटी के लिए 338A, ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया आपको। अब यहाँ देख लीजिए 338 के तहत हुआ दोस्तों, हमने आपको पढ़ा था कब बना ये, आपका 15 फरवरी 2004, ये डेट मेंशन करिए। इसकी संरचना क्या है, एक चेयरमैन होगा, 5 सदस्यीय बॉडी है ये,
एक वाइस चेयरमैन होगा, एक मेंबर होगा। इसमें कितनी 5 सदस्यीय बॉडी है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। ठीक है, एससी में। उसी प्रकार एसटी में होगा, उसी प्रकार ओबीसी में होता। संरचना समान ही है दोस्तों, प्रेसिडेंट समान ही है, कार्यकाल समान है, सब कुछ समान है। तो आपको कहाँ सिर्फ उसकी क्या याद रखना है, अनुच्छेद रखना, ये रखना है। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी तो कितनी जल्दी याद हो जाएगी चीज़ें। एससी एसटी में क्या है कॉमन, देखो संरचना समान है, नियुक्ति समान है, कार्यकाल समान है, सेवा शर्त समान है, रिपोर्ट समान है, त्यागपत्र समान है। तो कहाँ आपको अनुच्छेद ही तो याद रखना है, अनुच्छेद याद हो जाएंगे बाद आपको भैया आसानी से। गठन कब हुआ, 15 फरवरी 2004 को। और एसटी का गठन कब हुआ आपका, 19 फरवरी 2004 को आपको क्या हो गया, आपका एसटी बॉडी का गठन हुआ है। ठीक है, समान है। अब इसमें ओबीसी का थोड़ा सा देख लो दोस्तों, आप आपका जो ओबीसी थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लीजिए। इसमें भी वही है, 304 क्या हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद 340 में क्या कर रखा, प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है तो भैया ओबीसी के जो सामाजिक आर्थिक कल्याण की क्या स्थिति है उसकी चेक करने के लिए एक व्यक्ति, एक उसको अपॉइंट करेगा अधिकारी को, एक कमी। तो वो सबसे पहले कौन से प्रेसिडेंट अपॉइंट ने किया, 1953 में एक कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, काका कालेकर ने भैया कुछ रिकमेंडेशन दी। उसके बाद एक आया 1993 में, 1979 आपका 1979 ये बना आपका बीपी मंडल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया एक कमीशन, ओबीसी का कमीशन। इसने क्या रिकमेंडेशन दी भैया, का ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दो। तो जो रिजर्वेशन अभी 27% सभी को मिल रहा है वो किसने रिकमेंडेड किया था, बीपी मंडल साहब ने। ठीक है, फिर 1993 में एक एक्ट आया, उस एक्ट के तहत इसको क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया। 14 अगस्त 1993 को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब वर्तमान में क्या स्थिति है, 102वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2018 में। तो जो आपका ओबीसी में को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। संविधान में कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ, 338 बी जोड़ा और 342 ये जोड़ा। इसमें क्या है, आपकी ओबीसी राष्ट्रपति है जो राज्यपाल के परामर्श से जो आपकी ओबीसी में जो जो भी जनजाति आती है उसको मेंशन करने का अधिकार है प्रेसिडेंट को। ठीक है, इतना दोस्तों समझ आ गया होगा आपको। तो हमने एससी एसटी ओबीसी ये सारे डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं हम अपना राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो बॉडीज़ है उनकी ओर। तो इसमें कहीं डाउट हो दोस्तों तो आप भैया एक बार जरूर पूछना, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक में कवर किया गया है, वो आपको आसानी से, मतलब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब चलते हैं आपका एनएचआरसी, इसको हम पढ़ेंगे कंपैरिजन करके दोस्तों। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगी। आप सबसे पहले देखो ह्यूमन राइट जो कमीशन है दोस्तों, इसका बैकग्राउंड जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ह्यूमन राइट के लिए जो मांग हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, जो आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। ठीक है, तो उसको जो आपकी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने 10 दिसंबर 1948 को अपना लिया था दोस्तों। कब, आपकी जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशन की क्या थी, जनरल असेंबली, उसने 10 दिसंबर 1948 को अपना लिया था। इस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपने जान लिया। उसी को संदर्भ में रखते हुए भारत सरकार ने भी भैया यहाँ के अधिकारों, मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए क्या किया, कुछ कमीशन बना रखे हैं। ठीक है, जो क्या है, अब मानव अधिकार क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये भी जान लो थोड़ा सा इन जनरल, जो व्यक्ति के क्या हो, जीवन में समानता, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंध जुड़े अधिकार हों। जो हमारी जीवन है दोस्तों, हम सभी का जो जीवन है उसमें क्या हो, समानता हो, स्वतंत्रता और गरिमा से जुड़े जितने भी अधिकार हैं वो क्या है, ह्यूमन राइट तो हैं भैया। एक आप डिग्निटीफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, कुछ आपको वायलेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके मानव अधिकारों को हनन हो रहा है कुछ कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब भैया वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको ज़्यादा क्विक भी आपको जल्दी कवर करा देंगे। तो
तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, आपका एक्ट आया 1993 की धारा किसके तहत हुआ दोस्तों, 1993 की धारा 1993। थोड़ा सा इसका जान लो, ऐसा कौन सा एनएचआरसी के बारे में इतना जानो दोस्तों, इस सभी कमीशन में ये क्या है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ। आपका कैसे पहले लागू हुआ, बाद में इसने राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी दोस्तों। ये हुआ 28 सितंबर 1993 को ऑर्डिनेंस से लागू कर दिया गया। कब, 28 सितंबर। ये कब लागू हो गया दोस्तों, दिमाग में रखना भैया, ये एनएचआरसी कब लागू हो गया, 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश के माध्यम से लागू हो गया। तो ये क्या है, एक भूतलक्षी है, मतलब आपका पहले से लागू हो गया। राष्ट्रपति ने इसको बाद में, राष्ट्रपति की कब स्वीकृति मिली एनएचआरसी को, 8/1/1994 को। करेक्ट, इतना समझो। अब इसके लिए जो आपका एक्ट आया था 1993 में, इसके लिए एक्ट आया था। तो 1993 की धारा 3, यहाँ थोड़ा सा कट हो गया दोस्तों, तो यहाँ ऊपर क्या है लिखा है, गठन किसके तहत हुआ, 1993 की धारा 3 के तहत 12 अक्टूबर गठन, 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ। बॉडी कैसी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी संरचना जान लो दोस्तों, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 7 आपके एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिसो मेंबर के मायने होता है, जैसे आपका राज्यसभा का सभापति होता है, वो वाइस पे अपना क्या है, उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। तो वो क्या होता है, एक्स ऑफिसो है, मतलब राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा का क्या बन जाएगा, आपका सभापति बन जाएगा। ठीक है, तो आपके जो एक्स ऑफिसो मेंबर हैं, 7 एक्स ऑफिसो मेंबर किसके होते हैं, एनएचआरसी के मेंबर होते हैं। अब इसमें जो इसकी संरचना हम चला, इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो 2009 में दोस्तों इसमें चेंजेज हो गया है, 2019 में कुछ चेंजेज हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस सुप्रीम कोर्ट का जज दोनों हो सकता है, कोई भी दो में से कोई अपॉइंट हो सकता है। पहले क्या होता था, सीजीआई होता था, अब क्या हो गया, जज भी हो सकता है, वो भी सेवानिवृत्त, रिटायर्ड। तो जो इसका एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और रिटायर्ड न्यायाधीश। ठीक है, अब इसमें जो 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर में क्या हो गया, एक तो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का आपका सेवानिवृत्त हो या एक कार्यरत हो, तो वो जुडिशियल हो गया। 2 मेंबर इसमें जुडिशियल होंगे और 3 हो गए आपके गैर न्यायिक। तो एक हो गया सुप्रीम कोर्ट का, एक होगा हाई कोर्ट का सेवारत और कार्यरत। और नॉन जुडिशियल में 3 मेंबर में कैसे होंगे, आपको जिनको मानव अधिकारों के बारे में नॉलेज है वो आएंगे। ठीक है, 7 मेंबर में भैया एक्स ऑफिस में कौन आ जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी, आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वुमेन कमीशन और दिव्यांगजन के जो अध्यक्ष हैं वो ऑटोमेटिकली इसके पर्सन बन जाएंगे, किसके, एनएचआरसी के। कैसे, एक्स ऑफिसो मेंबर में। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए एक कमेटी बनेगी दोस्तों। कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी अध्यक्षता है, PM की अध्यक्षता है। एक गृह मंत्री होगा इसमें, लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, वहीं राज्यसभा में सभापति नहीं होता दोस्तों, उपसभापति होगा विपक्ष का नेता। ठीक है, तो 2 और 4 और 5 मेंबर बॉडी बनती है, जिसका चेयरमैन अध्यक्ष होता है। वो रिकमेंड जिस व्यक्ति को करेगी उसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। इसका टेन्योर कितना होता है दोस्तों, 3 और 70 होता है। इसकी जो आपकी सर्विस कंडीशन है और आपकी जो रिपोर्ट है किसको देगा ये, एनएचआरसी केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को नहीं देगा दोस्तों। यहाँ रिपोर्ट है जो सर्विस कंडीशन और जो रिपोर्ट है किस, सर्विस कंडीशन कौन तय करेगा, केंद्र सरकार। रिपोर्ट किसको देगा, केंद्र सरकार को। अब आपने हमने एनएचआरसी देख लिया। अब चलो दोस्तों, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो किस 1993 की धारा 21 के तहत बना है। ठीक है, किस धारा के तहत, 1993 की धारा 21। कब बना, 12 सितंबर 1995। ये डेट इंपॉर्टेंट है भैया, कब गठन हुआ, किसके तहत हुआ गठन, किसके तहत हुआ, 1993 की धारा 21 कब हुआ, 12 सितंबर 1995।
अब इसमें क्या है दोस्तों, ये होगी आपकी कितनी होगी संरचना में क्या होगा, एक चेयरमैन और 2 मेंबर। इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है, रिटायर्ड कौन सा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और जज हो सकता है। रिटायर्ड हाई कोर्ट का जो आपका उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, उसका रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस या उसका कोई जज। वहीं एक मेंबर कहाँ से होगा, हाई कोर्ट में आपका रिटायर्ड हो या कार्यरत जज हो, वो क्या बन सकता है, इसका जुडिशियल में आपको दूसरे मेंबर आ सकता है। और पहला आपका डिस्ट्रिक्ट 7 ईयर्स वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, तो वो आपके 2 मेंबर में, आप पहला अध्यक्ष बता दिया, दूसरे मेंबर में तो पहला मेंबर हाई कोर्ट का रहा हो, दूसरा एज अ डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, तो वो अपॉइंट नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपका स्टेट ह्यूमन कमीशन, राज्यपाल। इसमें एक कमेटी बनती है, कमेटी किसकी अध्यक्षता, सीएम की अध्यक्षता बनेगी। ठीक है, सीएम किसको, एक होगा होम मिनिस्टर, स्टेट का होम मिनिस्टर होगा, आपका गृह मंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष और अपोजिशन, ओएल मीन्स अपोजिशन लीडर। तो इतने से आपके सीएम की अध्यक्षता में कमेटी सिफारिश करेगी राज्यपाल को, राज्यपाल उस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा। ठीक है, टेन्योर कितना है, 370 टेन्योर। सर्विस कंडीशन और रिपोर्ट किसको देगा, राज्य सरकार को। ठीक है दोस्तों, तो आपका कंपैरिजन करके बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, कमेटी आपको पता ही है, यहाँ लोग विधान लेजिस्लेटिव होती है, अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सीएम नॉमिनेट कर लेता है किसी एक बंदे को। ठीक है, अब है आपका CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और आपका स्टेट इंफॉर्मेशन साथ में डिस्कस करेंगे। इसका गठन कब किसके तहत हुआ, RTI की जो अधिनियम आया 2005 की धारा 12 के तहत इसका गठन हुआ। कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005। इसमें एक अध्यक्ष होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 मेंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर, 3 मेंबर की जो कमेटी बनेगी, PM चेयरमैन होगा, गृह मंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। इतना रखो भैया। इसका कार्यकाल 5-65। सर्विस कंडीशन केंद्र सरकार। और वहीं आप चले आओ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में, इसका जो गठन हो गया है 2005 की धारा वो 12 थी दोस्तों, RTI एक्ट की धारा 15 के तहत। कब हुआ है इसका, 22 अगस्त 2005 को। ठीक है, इसमें नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा। एक चेयरमैन होगा, संरचना क्या होगी, एक चेयरमैन प्लस 10 मेंबर, वही सिस्टम है दोस्तों। गवर्नर, CM एक नॉमिनेट करेगा, कैबिनेट मंत्री होगा अपने राज्य का, और विपक्ष का नेता मिलके जो रिकमेंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपका कार्यकाल 5-65 हो गए। आपका कौन, सर्विस कंडीशन कौन, राज्य सरकार। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया, CIC और SIC। अब इसमें देखो, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हो दोस्तों, जो आपके CIC और SIC हैं, ये रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इन लोगों का। ठीक है, और इनका क्या होता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं NHRC के मेंबर। ठीक है दोस्तों, अब इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दोस्तों थोड़ा सी पावर आप जान लो क्या है। ये इसको आपकी सिविल पावर, मतलब सिविल एज ए सिविल जो आपका न्यायालय होती है उसकी पावर मिली हुई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका इसके अंतर्गत और क्या क्या दिमाग में रखोगे भैया, वो आप एक थोड़ा सा बुक से रिवाइज कर लोगे तो आसानी से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये क्या होता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं कौन, आपकी NHRC के मेंबर। हमने ये CIC देख लिया, SIC देख लिया, ये क्या होते हैं, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अब चलिए हमारा स्टेट वाला जो बच रहा है प्रादेशिक लेवल के, नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, बाल संरक्षण अधिकार आयोग, और NGT। आपका फिर है स्टेट में, आपकी स्टेट में MP चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, और MP जो आपका फूड प्रोटेक्शन कमीशन है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। हमारा जो स्टेट स्तर पर
1990 जो अधिनियम आया था वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए, 1990 की धारा 3 के तहत कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। संरचना 1+5 मेंबर होते हैं, ठीक है, वुमेन में। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये कितना उनका टेन्योर होता है? 3 साल, ठीक है। सेंटर, इसमें क्या हो गया, नियुक्ति कौन करेगी? सेंटर करता है, ठीक है। सीधा सड़ते हैं सेंटर, रिपोर्ट सेंटर को। तो इतना भैया दिमाग में रखो, जो स्टेट लेवल पे हमारा वुमेन कमीशन है, 1990 की धारा 1990 एक्ट आया था, 1990 की धारा 3 के तहत गठन हुआ 31 जनवरी 1992। एक चेयरमैन प्लस 5 मेंबर ये बॉडी है। इसमें दोस्तों हमने देखा नेशनल वुमेन कमीशन है 1990 की धारा 3 के तहत हुआ 31 जनवरी 1992 को। 1+5 मेंबर होते हैं। इसकी पहली कौन थी? जयंती पटनायक पहली वो थी। और इसका कार्यकाल 3 साल होता है। नियुक्ति कौन? केंद्र सरकार। सेवा शर्तें केंद्र सरकार, रिपोर्ट केंद्र सरकार। अब चलिए दोस्तों, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो राष्ट्रीय स्तर पर कब? 2005 में एक्ट आया था, उसकी धारा 3 के तहत 5 मार्च इसका स्थापना कब हुई? 5 मार्च 2007 को। एक चेयरमैन और प्लस 6 मेंबर, तो 7 मेंबर बॉडी हो गई ये चीज़। आपका नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन था दोस्तों, एक्ट आया था 2005 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो उसकी धारा 2005 की धारा 3 के तहत 5 मार्च 2007 को इसका क्या हो गया? गठन हो गया। इसकी संरचना क्या है? 5, एक चेयरमैन होगा और प्लस 6 मेंबर, तो टोटल 7 मेंबर बॉडी हो गया, ठीक है। इसमें कितनी महिला अनिवार्य है? 2 महिलाएं अनिवार्य हैं दोस्तों, ठीक है। जो आपका अध्यक्ष होगा इसका, उसका कार्यकाल कितना है? 365 दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना। आपका जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 365। और जो आपके सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 360। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ आपसे गलती करा सकता है एग्जामिनर। आप लिए चलते हैं आपको एनजीटी की ओर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो सबसे पहले कहाँ दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना था? आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में ये चीज़ें स्टेब्लिश हुई थी। तो ये हो गया 2010 की। आपने एक्ट आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के लिए, एक्ट आया था 2010 में। 2010 की धारा 3 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई, किसकी? एनजीटी की। इसमें कमीशन एक क्या होगा? चेयरमैन होगा। और इसमें सदस्य मिनिमम 10 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। जो आपका चेयरमैन होगा उसका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों? 5 और 70 होगा, ठीक है। और आपका जो इसमें जो मेंबर होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 से 67 साल होगा दोस्तों। 5 से कितना होगा? 67 साल होगा दोस्तों। और इसमें कितना हो गया? और क्या देखोगे इसमें? पुनर्नियुक्ति के लोग पात्र नहीं होते हैं। एनजीटी क्या है? एनजीटी को किसी भी मामलों को कितने दिन में निपटाना होता? तो 6 माह में, ठीक है दोस्तों। और आपको एनजीटी के मामले के विरुद्ध अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो तो वो कब करनी होगी? 90 दिनों के पहले ही अपील करनी होगी दोस्तों, ठीक है। कब? 90 दिनों के पहले आपको दोस्तों अपील करनी होगी। 6 माह में कितना निपटाएगा? एनजीटी पूछ सकता है आपका कि मतलब जो मामले को कितना 6 महीने में निपटाना है। अपील 90 दिन के भीतर करनी होगी। और अधिकतम सजा का प्रावधान कितनी दे सकता है? एनजीटी में 3 साल की दे सकता है। और जुर्माना अधिकतम कितना लगा सकता है? 10 करोड़ रुपया लगा सकता है व्यक्ति पर। कंपनी पर अधिकतम 25 करोड़ रुपया का जुर्माना लगा सकता है आपका एनजीटी। अब आपका ये तो हो गया, हमने नेशनल लेवल पे आपका नेशनल वुमेन कमीशन, बाल संरक्षण अधिकार और आपका एनजीटी डिस्कस कर लिया। अब बचता है आपका मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग और आपका एमपी में जब खाद्य संरक्षण आयोग। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपका नेशनल लेवल पर 2005 की धारा 3 के तहत। तो 2005 की धारा 17 के तहत ये गठन हुआ किसका? मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग का। कब हुआ? 22 दिसंबर 2007 को, ठीक है। 1+6 मेंबर, ठीक है। इसमें कौन सी? 2 महिला इसमें भी अनिवार्य हैं, ठीक है। 365 इसमें किसका हो गया? 365 किसका होता है कार्यकाल? आपके चेयरमैन का होता है। और 360 किसका होता है? इसकी मेंबरों का होता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग चाइल्ड तो हो गया। अब फूड मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण कमीशन है। आपका जो खाद्य संरक्षण जो अधिनियम कब आया था दोस्तों? 2013 में आया था। 2013 की धारा 16 के तहत 21 जुलाई आपका 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग को गठन हुआ। 1+5 मेंबर बॉडी है।
जो इसमें अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ कौन करता है दोस्तों, इसके लिए गवर्नर का आपका कौन करेगा, ये राज्य सरकार करती है। ठीक है, इसमें जो आपका कार्यकाल होता है 5 65 होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और लेकिन इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की गई एज ए कंपेरेटिव में बताई गई दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं उनको 2 पेज में समेटना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपका नीति आयोग बच रहा, CBC बच रहा, उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों नए हो तो आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।